मैं नीतीश कुमार पूरे बिहार को सक्षम बनाना चाहते हैं। जी हां, नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार की कमान संभालने वाले हैं। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ 8 अरकान असेंबली वजारत के ओहदे का हलफ लेंगे। जेडीयू और बीजेपी से 3-3 जबकि वीआईपी और हम से एक रुकने असेंबली के हलफ लेने की कयास आ रही है। हलफबरदारी तकरीब राजभवन में मुनक्किद होना है। जराये के मुताबिक बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे, जबकि जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार और महेश्वर हजारी में से कुछ अरकान हलफ ले सकते हैं। वीआईपी से मुकेश सैनी और हम से जितिन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का नाम गर्दिश कर रहा है। जराये के मुताबिक काबीना में जल्द तौसी की बात भी की जा रही है। नीतीश काबीना में कुल 36 वज़रा हो सकते हैं। अरकान असेंबली की तादाद के लिहाज से बीजेपी से 20 जबकि जेडीयू कोटे से सीएम समेत 14 वज़रा हो सकते हैं। पार्टी के सर्वोच्च नेता और अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। उनके बीच में कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और कुछ चर्चाएं अभी जारी हैं और हमें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, विभागों का वितरण आदि जो चुनौतियां हैं उनको चारों पार्टियों का जो सामूहिक नेतृत्व है वो सुलझाने में कामयाब। और बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी एक बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका दर्द था। के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। सर, शिवानंद तिवारी जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो नेतृत्व है लगभग खत्म हो गया है और उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो पिकनिक प्रेसिडेंट बन गए हैं। देखिए, शिवानंद जी बहुत वरिष्ठ नेता है। बिहार में जितने भी नेता हैं शायद सब पार्टी को मिला लें तो शिवानंद जी सबसे वरिष्ठ नेता है और उन्होंने जो बात कही है वो आरजेडी के कार्यकर्ता का दर्द बयान किया है, क्योंकि उनका कहना कि कांग्रेस जंजीर बन गई महागठबंधन के पैर में। कांग्रेस के नेता जो बिहार गए प्रचार में भी वो बिहार को एकदम नहीं जानते थे। कई तो ऐसे गए जो पहली बार गए और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को वैसा ही लिया जैसे अन्य जगह लेती है। ये तो कांग्रेस के लोग जब 2 सभा करते हैं तो थक जाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो एक दिन में 4 सभा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर से भी लगातार आवाजें उठ रही हैं। कपिल सिब्बल खुद कह रहे हैं कि पार्टी को कोई विकल्प के तौर पर नहीं लेता है और शायद लीडरशिप इसके लिए कुछ विचार नहीं कर रही। देखिए, जो कांग्रेस के नेता बिहार गए वो बिहार को जानते ही नहीं थे। हाँ, गूगल करके जितना जान सकते हैं उतना जानते थे। ये जो डॉक्यूमेंट उनको मिल जाता था इस पे बोलना है उतना ही जानते थे। कपिल सिब्बल तो बिहार से सांसद भी रहे राज्यसभा के, उन तक को नहीं भेजा। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर 70 विधानसभा में 70 सभा नहीं कर पाई कांग्रेस, तो इसका जवाब उनको देना है। हम तो कहेंगे कि इसी तरह आप मेहनत कीजिए जैसे बिहार में करते थे। पूरे देश में कांग्रेस ने वही किया जैसे कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस इसी तरह काम करती है, बिना बात के कोई विवाद इस पर बनाना सही नहीं है। कांग्रेस का स्टाइल यही है, 1-2 सभा कर लो, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं को बैठा दो, बस खेल खत्म। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, निर्विघ्न टीम। उधर नीतीश कुमार की हलफबरदारी तकरीब में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव शिरकत नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक आरजेडी कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। आरजेडी ने ट्वीट किया है कि आरजेडी हलफबरदारी तकरीब का बाइकआउट करेगी। पार्टी का मानना है कि फैसला नीतीश कुमार के खिलाफ है। एनडीए की धोखाधड़ी से अवाम बरहम है। और आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार की आवाम ने खारिज कर दिया है। नई हुकूमत बनने के बाद तेजस्वी यादव के सवालों का नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। होने के बावजूद शपथ ले रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
लेकिन सवाल तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो अब विधानमंडल दल के नेता हैं महागठबंधन के, उन्होंने आपके सामने रख दिए हैं। आज शपथ ले रहे हैं, कल से सवाल होगा नौकरी, संविदा, समान काम समान वेतन, बेहतर अस्पताल, शिक्षा की जर्जर हालत में सुधार। उन सवालों के मद्देनजर आप चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि बिहार ने आपको खारिज कर दिया था। और कांग्रेस लीडर तारिक अनवर से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण ले रहे हैं। सर, जिस तरह से एनडीए आज लगातार 7वीं बार शपथ ले रही है, जदयू को कम सीटें आने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, नीतीश जी के बारे में एक राय थी आमतौर पर कि वो स्वाभिमानी हैं और थोड़ी सी उनमें नैतिकता बची हुई है, लेकिन आज जब वो ओथ ले लेंगे तो ये जो बात उन पर आरोप भी लगता रहा है कि वो कुर्सीवादी हैं और किसी तरह उनको सत्ता चाहिए, जैसे पहले भी उन्होंने किया था, तो आज फिर वो वही काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से कहा जाए कि उनको डिक्टेट करेगी। एक बड़ी पार्टी पीछे रहेगी और छोटी पार्टी नेतृत्व करेगा, ये कभी चलता नहीं है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस समय बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। देखिए, वो उसका खंडन वैसे तो मनोज झा जी जो ऑफिशियल आरजेडी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने किया है, लेकिन मैं भी उनको सलाह दूंगा कि वो सीनियर आदमी हैं, कोई जब बोले तो भाषा पर संयम बरतना चाहिए उनको, और उनको ये बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी एक नेशनल लीडर है, एक नेशनल पार्टी के लीडर है, कोई रीजनल या क्षेत्रीय पार्टी के नेता नहीं है। आपके सहयोगी आरजेडी ने आज शपथ ग्रहण को समारोह को बायकआउट करने का ऐलान किया है। अब ये तो आरजेडी का अपना मामला है और हर पार्टी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना के मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 30,548 नए मामलों की तस्दीक हुई। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदात शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 435 मरीजों की मौत हुई। इस तरह कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,30,000 से तजावुज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में 43,851 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 82,49,579 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मामले 4,65,478 हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,61,706 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि अब तक 12,56,98,525 टेस्ट किए जा चुके हैं। और इस सब के बीच दिल्ली में कोरोना के नए मामले तशवीश का बायस बन गए हैं। हुकूमत इससे मौसर अंदाज में निपटने की कोशिश भी कर रही है। इस बीच दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अपने उरूज को उबूर कर चुकी है। उन्होंने लॉकडाउन के निफाज के इम्कान को भी सिरे से खारिज कर दिया। आदेश दिए हुए हैं कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 45 करोड़ रुपए के चालान पिछले कुछ दिनों में किए गए हैं लोगों की, और सख्ती की जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी, और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है, 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे 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 ये कम आएगी। आप लॉकडाउन के बावजूद भी घर से कोई ना कोई तो निकल रहा है, अगर वो घर में वायरस लेके आ गया तो सबको हो सकता है। नो चांस। हाथरस मामले में मथुरा से गिरफ्तार सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है और उससे तफसीली रिपोर्ट
तलब की है। ख्याल रहे कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी गुजार ने सिद्दीक कप्पन को तहवील में रखे जाने को आइन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ बताया है। हाथरस आबरूरेजी और कत्ल केस की स्टोरी करने जा रहे कप्पन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल सिद्दीक कप्पन मथुरा की जेल में है। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, काफी अहम मामला है ये, और क्या कुछ अभी तक इसमें कहा गया? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका में सबसे महत्वपूर्ण बात कपिल सिब्बल ने उठाई, जिसमें कहा गया कि जो याचिकाकर्ता हैं यानी कि इस पूरे मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, उनका फिलहाल इस एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है। बावजूद इसके यूपी पुलिस की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें 20 अक्टूबर से जेल में रखा गया। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से जवाब तलब कर चुका है और उसने कहा है कि शुक्रवार तक इस पूरे मामले में हिना यूपी सरकार को जवाब देना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब देखना बेहद अहम होगा इस मामले में कि यूपी सरकार शुक्रवार को अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है और क्या उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। बेहद अहम मामला है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, टू अगली फेसेस ऑफ J&K, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं। और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइके गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए LK आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, that people who were forced by circumstances to stay in J&K were deprived of the basic rights available there. और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला उनको वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे वहां। मैं उन कैंपों में खुद गया हूं और वो 1950 के ही आकार में रहते थे। जब भी देने की बात होती थी लोग विरोध करते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, मैंने संसद में इस पर बोलते हुए अपनी बात कही थी, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जम्मू कश्मीर की एक क्रूर हकीकत है कि अगर जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी किसी दिल्ली या पंजाब के मुसलमान नौजवान से शादी करती थी तो अपने सारे संपत्ति के अधिकार से महरूम हो जाती थी। अगर कोई जम्मू की हिंदू बेटी भी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती थी तो वो भी अपने पिता के अधिकारों से बेदखल हो जाया करती थी। Therefore, an ordinary woman born either as a Muslim or as a Hindu in the state of Jammu and Kashmir, if she married a Muslim or a Hindu outside the geographical boundary of J&K, then she forfeited all her right in the property of her father. आज हमने उसको रेस्टोर कर दिया है, आपको मालूम। आज लोगों को वहां रहने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को बसने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार मिल रहा है। और ये गुपकार डिक्लेरेशन के लोग एक चीज बताएं कि जम्मू कश्मीर में उद्योग क्यों नहीं आया, क्योंकि उद्योग के लिए जमीन चाहिए। बाहर के लोगों को जमीन नहीं मिलती थी, और जमीन किसको मिलती थी? जिसका बहुत क्लोज रिश्ता होता था वहां की रूलिंग फैमिली से, आपको पता ही है, कई हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं।
तो मगरबी बंगाल से इस वक्त की अहम खबर। बंगाल में शारदा चिटफंड मामले की तहकीकात हो सकती है तेज। कोलकाता से दिल्ली रवाना हुए हैं तफ्तीशकार। तो बेहद अहम खबर, कोलकाता में सीबीआई ने महकमा इनकम टैक्स को एक खत लिखा है और जांच से जुड़े अफसरान भी बदले गए हैं। तो बेहद अहम खबर मगरबी बंगाल से। बंगाल में शारदा चिटफंड मामले की तहकीकात तेज हो सकती है। कोलकाता से दिल्ली रवाना हो गए हैं तफ्तीशकार और बाकायदा कोलकाता में सीबीआई ने महकमा इनकम टैक्स को इस सिलसिले में एक खत भी लिखा है। सबसे अहम कि जांच से जुड़े ऑफिसर्स बदल दिए गए हैं। तो बेहद अहम खबर है, लगातार इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। बंगाल में शारदा चिटफंड मामले की तहकीकात तेज हो सकती है। कोलकाता से दिल्ली रवाना हुए हैं तफ्तीशकार और कोलकाता में सीबीआई ने महकमा इनकम टैक्स को खत लिखा है। हम एक फलकपोश इमारत देखते हैं और ये सोचते हैं कि इस इमारत में पानी की किल्लत नहीं होगी। हमें एक झुग्गी दिखाई देती है। हम हर दरवाजे पर प्लास्टिक के कंटेनर को देखते हैं और ये समझते हैं कि आम आवाम के लिए लगाए गए नल से इनमें पानी जमा किया जाता होगा। फातिमा का कहना है कि ये अदम तवाज़ुन है जो कि हमारे ख्यालात का हिस्सा है। फातिमा ने पानी की यकसा दस्तयाबी की मांग की है। मेरा नाम फातिमा है। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। 2000 सन में मैं दिल्ली आई थी। यहाँ पे बड़ी समस्याएं थे। उस टाइम 4 टैंकर आते थे, पानी का बड़ी मारामार होता था और ना तो कोई शौचालय था ना कुछ था। लोगों को इतना गंदा पानी लोगों को पीना पड़ता था। The residents of the slum understand how precious water really is, and that's why they do everything they can to conserve every single drop. चल के जाके तभी तो प्रॉब्लम सोल्व होता है। दिल्ली जल बोर्ड हमें नहीं जानता था। अगर वो जानता भी है तो एनजीओ फोर्स के द्वारा और वाटर एड के द्वारा ही जानता है। काम करने के लिए मुझे एक समिति बनानी होती है और जिस समिति का ये अध्यय है कि वह उस बस्ती को वाटर सिक्योर बनाए, कि पानी की कोई भी उसकी जो समस्या है उस समस्या को हमारे साथ रहते भी खत्म करें और जब हम ना रहें तो भी उस पर काम करती रहे बराबर। हमें पता है जो 4 दीवारी के अंदर में रहेंगे तो 4 दीवारी का बात ही पता लग जाएगा, फिर आगे का बात पता हमें नहीं लग सकता है। तो हम जब निकले फिर इनका पास भागे, फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए। उसका बाद जो है हम यहाँ से काफ़ी सारे महिला भी ले लेके भागे हैं, जो क्यों नहीं, जब हमारा हक हमें क्यों नहीं दिया जाता है। जब इतने सारे महिला गए हैं तो सुनवाई भी किया है। परमिशन लेके गए तो वहीं बैठ जाते थे, क्योंकि एक दरवाज़ा अगर हम 10 बार खटखटाएंगे तो एक बार तो ज़रूर सुनेगा। तो जब पाइपलाइन हुआ वाटर एड के थ्रू तो मतलब लोगों का घर तक मिला है। पानी की बचत करेंगे तभी तो जीवन बचेगा और जीवन बचेगा तभी तो जल बनेगा। कानपुर के बिठूर थाने में देर रात पुलिस ने जुआ खेलने की खबर पर कुछ नौजवानों को पकड़ने के लिए छापेमारी की। पुलिस के आने की खबर से दहशत में आए अब्दुल कासिम ने गंगा में छलांग लगा दी, जिससे अब्दुल कासिम की मौत हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक अब्दुल कासिम बकरी चराने गया था। इत्तलात के मुताबिक दहशत में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। मकामी लोगों ने इस मामले को लेकर बिठूर थाने का घेराव किया। हमारे भैया बकरी चरा रहे थे और पुलिस गई, वहाँ जुआ हो रहा था, दहशत में गिर गए, खत्म हो गए। उनका नाम है आसू नाम है और सलन नाम से। कहाँ पे वो ये कलवारी घाट ध्रुव नगर। हाँ, और उनको हाजिर कीजिए सामने अंदर है। कहाँ पे हो रहा था? जुआ कल शिवालय पर हो रहा था। शिवालयपुर। हाँ। कितने लोग थे वहाँ पे? आदमी कम से कम 8-10 आदमी थे और भाग गए। एक डिम्पल का पैंट टूट गया है, दिनेश का पैंट टूट गया है
2 आदमी पॉइंट उठ चुका है। अच्छा, तो मतलब पुलिस जो गई थी वहाँ पे वो जुआ पकड़ने गई थी? हाँ, पुलिस पकड़ने गई थी और एक बकरी वाले का पकड़े तो उसके तो पैसा नहीं थे। झारखंड में आलिम और फाजिल दर्जे के इम्तहानात पर अभी तक शशुपंज बरकरार है। गुज़िश्ता साल नवंबर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जरिए वस्तानिया ता मौलवी दर्जे के इम्तहानात का अख्ताम हो गया, लेकिन आलिम और फाजिल इम्तहानात के इनेकाद को लेकर तलबा यूनियन के एहतजाज और महकमा तालीम के डायरेक्टर की यकीन दहानियों के बावजूद अब तक इस ताल्लुक से कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा में बेचैनी देखी जा रही है। के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में तलबा यूनियन ने सरकार से और सरकार के मुतालिक जो अफसरान हैं उनसे मुलाकात करके बातें की थी, मगर उन लोगों ने वादा किया था कि 1 हफ्ता के अंदर हम लेटर जारी करेंगे और जैक आलिम फाजिल का इम्तहान लेगा। और लेकिन अभी तक असातिज़ा इंतज़ार में है, असातिज़ा और तलबा इंतज़ार में है, मगर सरकार की तरफ से किसी तरह का लेटर जारी नहीं हुआ है और न गाइडलाइंस कुछ दिया गया है जिससे इम्तहान का इनेकाद हो सके और तलबा और मदारिस के अंदर खुशी की लहर दौड़ सके। साहब हायर एजुकेशन के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ये हुक्म सादिर किया था कि आलिम फाजिल का इम्तहान यूनिवर्सिटी के ज़रिए से लिया जाए ताकि इनकी असनाद जो है वो कारआमद साबित हो। और लेकिन बाद में फिर जो है वो न यूनिवर्सिटी से हुआ और न एकेडमिक काउंसिल से हुआ, जिसकी वजह से जो आलिम फाजिल के तलबा हैं उनके अंदर बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो उनका साल ज़ाया हो जाएगा। इस सिलसिले में कुछ कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो कोशिश अभी तक जो है वो समरा आवर नहीं हो सकी है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है सरकार से भी और जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं, ख़ास तौर पर एकेडमिक काउंसिल के आला ज़िम्मेदारों से, कि वो 2020 का आलिम फाजिल का इम्तहान जो वो ले लें ताकि तलबा की परेशानी दूर हो। खबरों में इतना ही। आदाब।